नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट चापड़ा में। दोस्तों, हम 2017 मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। जो शेष क्वेश्चन बचे थे वो हम पार्ट 3 में करने जा रहे हैं। तो अभी आपको जो पार्ट मिलेगा वो पार्ट 3 रहेगा और इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के 19/8/2017 के सारे जो फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये केजी वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये केजी हो जाए। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है और इसको हम बहुत इजी मेथड से करने वाले हैं। अब देखें, यहाँ आपको दिया है 50 केजी और एक दिया है आपको 80 केजी और उसने बोला है कि वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो उसका जो मिश्रण है वो 60 रुपये किलो हो जाए। तो देखिए, इन दोनों का जो हमें बनाना है वो 60 केजी रुपये पर केजी आपको मिलाना है। तो बहुत इजी मेथड है इसमें। अब देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 और 80 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। अब इसमें अनुपात में पूछा ओनली, तो ये 0 से 0 कट जाएगी तो 2:1 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 50 रुपये केजी वाले नमक को 80 रुपये केजी वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब आपको अनुपात ज्ञात करना था। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये पर केजी हो जाए। तो हमने क्या करा, जो पहला आपको दिया था 50 रुपये पर केजी और दूसरा दिया था आपको 80 रुपये पर केजी और बीच में हमने रख लिया 60। अब हमने क्या करा, 60 में से 50 को घटाया तो 10 और 80 में से, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना हमेशा, तो 80 में से 60 घटाया तो 20 आ जाएगा। अब 0 काट दिया तो हमारे पास जो अनुपात आया वो 2:1 आया। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाएं। यदि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी 20% हो तो पास हुए विद्यार्थी का परसेंटेज या प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसको तो वैसे हम बहुत सारी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं डायग्राम मेथड से आपको बताऊंगा। बहुत इजी मेथड है। अभी आपको उसने बोला है ये मान लीजिए आपका हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है। अब इसमें इन दोनों का जो फेल प्रतिशत दिया है 20% और हिंदी का उसने जो दिया है, देखो जो हिंदी का जो फेल प्रतिशत दिया 36, ये एक्चुअल में क्या है, दोनों का फेल प्रतिशत है ना, दोनों में। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का फेल प्रतिशत इसमें घटा देंगे तो वो ओनली हिंदी का फेल प्रतिशत आ जाएगा। तो 36 में से 16 घटाएंगे तो 16%। ये जो 16% आया है ये क्या है, ओनली हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या ही है। और दूसरा इंग्लिश में आपको दिया है उसने 40%, तो 40% में से हम 20% घटा देंगे तो ये आएगा आपका 20%। अर्थात केवल इंग्लिश में 20% लोग फेल है। अब देखिए, टोटल आप फेल की संख्या आ गई 16, 20 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 16% प्लस 20% प्लस 20% बराबर हो जाएगा आपका 56%। ये टोटल फेल विद्यार्थी की प्रतिशत आ गया। अब हमें पास में चाहिए, तो पास हमेशा हम 100 में से जब फेल को घटा देंगे 100% में से, तो हमें पास विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो 100 में से जब आप 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44%, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है
इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो इसके आधार की लंबाई होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा भी इसमें कंसेप्ट लगाएं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैंने एक यहाँ बनाया त्रिभुज, ये आपका हो गया एक त्रिभुज, और इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखिए उसने क्या बोला है कि आधार का जो अनुपात है वो 3x है, तो ये 3 हो गया, और उसकी ऊंचाई दी है उसने 4x, तो मैंने यहाँ x मान लिए 4x है। अब हमें ये निकालना है। तो देखिए इसकी एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, यदि कोई भुजा 3 दी है, 4 दी है, तो अगली भुजा क्या होगी आपकी 5 होगी। मैं ऐसे 4-5 ट्रिपलेट बता देता हूँ और वीडियो के लास्ट में आपको सारे ट्रिपलेट बता दूंगा कि ट्रिपलेट किस टाइप से होते हैं। यदि कोई भुजा आपको 5 दी है और दूसरी भुजा 12 दी है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 13 होगी। यदि कोई भुजा 8 दी है और दूसरी भुजा 15 दी है, तो नेक्स्ट भुजा जो आपकी 17 होगी। इस प्रकार से ट्रिपलेट होते हैं। तो देखिए हमें 3, 4 दिया, तो ये कितना होगा 5। अब हमें आधार हमारे पास 3x है और हमारे पास ये वाली जो भुजा आई है ये 5 आ गई है, तो आधार की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी 3 × 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। एक्चुअली में आपके जो क्वेश्चन में बोला गया था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका आंसर जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है और उसने जो दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, तो वो मिसप्रिंट हुआ है, वो एक्चुअली में सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपका आंसर ये होगा। ये आपके होगी शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरी मेथड जो उसकी ट्रेडिशनल मेथड है वो हम किस टाइप से करेंगे कि जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। जैसे आपका हम यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2। अब बेस मतलब आधार और एच मतलब ऊंचाई। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो ये 150 दिया है 1/2, ये हो जाएगा आपका 3x, ये ऊंचाई हो जाएगी आपकी 4x। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300, चूंकि इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। इससे इसको काटोगे आप 25 बार, तो x की वैल्यू 5 आएगी, और 5 के मल्टीप्लाई फिर हम इसमें करेंगे तो हमें 15 सेंटीमीटर आएगा। ये इतनी प्रोसेस करने के बजाय आप डायरेक्ट ये ट्रिपलेट याद कर लो और डायरेक्ट आप यहाँ मान सकते हैं और आपका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो आपकी आधार की जो लंबाई है वो आपको 15 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है, तो जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता। अब यहां हम पहले एक्स और वाई की रेशियो अर्थात अनुपात याद कर लेते हैं। तो जो है एक्स वाई से 20% सस्ता, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 80/100 इंटू वाई। अब यहां से इसको हम कैंसिल करेंगे और x/y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको 2 से काट दो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, तो 4/5 एज इट इज। हम यहाँ अगला फिर क्या बोल रहा है वो, तथा जेड से। अब जेड से कौन, एक्स। तो बोला है कि एक्स जेड से 20% महंगा, अर्थात 100 से हम बढ़ा के लेंगे तो ये 120/100 और इंटू हो जाएगा जेड। सुन से सुन कटी, 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, तो यहाँ x/z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/5। अब देखिए आपके पास जो रेशियो आया है वो आया है x/y बराबर है 4/5 और यहाँ x/z बराबर है 6/5। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ x की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो 6 है और यहाँ x की वैल्यू 4 है। तो दोनों को हमें सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 है आपका, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/y/x/z। तो ये हो जाएगा 6 × 24, 6 × 5 = 30,
फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ भी x 24 है और यहाँ भी x 24 है, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर आपके पास हो जाएगा 24 अनुपात 30 अनुपात 20। अब हम इसमें से 2 का भाग देंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा, यहाँ आप देखिए x अनुपात y अनुपात z आपको मिलेगा 12, 2 का भाग दे दिया मैंने तो 12 अनुपात 15 अनुपात 10। अब देखिए आगे वो क्या बोल रहा है कि z का माल y के माल से कितना प्रतिशत महंगा है। तो अब हमें इस x के रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों के रेशियो से मतलब है। तो ये बोला है कि z का जो माल है वो y के माल से कितना अधिक है, कितना महंगा है। तो आप देखिए यहाँ 5 का अंतर है, किस पर, 15 पे। तो आप यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/15 और इंटू 100। अब इसका परसेंट निकाल लीजिए तो आपको एक्चुअल परसेंट मिल जाएगा। 5 से काटा ये 3 बार और 3 से 100 को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33.33%। अर्थात जेड का माल वाई के माल से 33.33% महंगा या सस्ता होगा। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये आपके क्वेश्चन में बोला गया है। अर्थात आपको बताना है कि 2004 से लेके 2005 के बीच में इस शर्ट की जो कीमत में कितनी बढ़ोतरी, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि भाई 2004 में शर्ट की कीमत, ये आपकी शर्ट है की कीमत 250 रुपये थी और 2005 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। कितना बढ़ा, 150 रुपये। किसके ऊपर, 250 के ऊपर। तो ये हो जाएगा 150 बटे 250 इंटू 100। ये सोल्व कर लीजिए तो परसेंट निकल जाएगा आपका। तो देखिए 0 से 0 कटा, 25 से इसको काटा अपन ने 4 बार और 4 इंटू 15 हो जाएगा आपका 60%। ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। मतलब आपको ये बताना था कि 2004 से लेके 2005 में जो शर्ट 2004 में 250 रुपए की थी वो 2005 में 400 रुपए की हो गई। तो 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई, किसके ऊपर, 250 रुपए के ऊपर। मतलब 250 क्या है यहाँ क्रय है एक हिसाब से देखा जाए तो इसका परसेंट बताना था। तो हमने 150 बटे 250 इंटू 100 कर दिया, तो हमें उसके जो परसेंट मिल गया कि 2004 से 5 के बीच में उस शर्ट की कीमत में 60% की वृद्धि हुई। और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। रवि के स्टेम समूह में 2/7 भारतीय स्टेम है और शेष विदेशी स्टेम है। तो भारतीय स्टेम्प का विदेशी स्टेम से क्या अनुपात है, ये आपको बताना है। अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। यहां मैं ले लेता हूं देसी मतलब भारतीय, और ये हो जाएगा आपका विदेशी। अब देखिए ध्यान से, ये बोला है रवि के स्टेम समूह में 2/7 उसने बोला है। 2/7 क्या है, भारतीय, मतलब 7 में से 2 भारतीय है। तो विदेशी कितना हो जाएगा, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। यदि मैं यहाँ अनुपात लगाऊं तो ये हो जाएगा आपका 5/7, क्योंकि 7 में से 2 तो देसी है और 7 में 5/7 कितना है टोटल, विदेशी हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2/7 बटे 5/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रेशियो मिला 2:5, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। तो देखिए ये आपका नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि हम -1/5 को किस संख्या, तो संख्या मान लेते हैं x में गुणा करें कि गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 9/25 प्राप्त हो। तो ये संख्या बताना है आपको कि ये संख्या कौन सी है। तो देखो 5 से काटा 25 को 5 बार, है ना, और इस माइनस को इस साइड लगा देंगे तो 1 से बराबर आपको पास मिल जाएगा -9/5
जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्वेश्चन में बोला गया कि हम -1/5 में किस संख्या का गुणा करें, तो वो संख्या हमने मान ली x, कि उसका गुणनफल आपको 9/25 प्राप्त हो। तो ये इक्वेशन, ये स्टेप बन गया आपके पास। अब इस 5 से हमने 25 को काटा 5 बार, तो और इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस साइड जाए तो ये हो जाएगा -9/5। तो वो संख्या क्या है, -9/5। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3x + 2y = 12 तथा xy = 6 है तो 9x² + 4x² = क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए आपको जो दिया है 3x + 2y = 12 और आपको मान निकालना है 9x² + 4x², और इसके साथ आपको दे दिया उसने x y = 6 दे दिया है, और यहाँ मान जो ज्ञात करना है आपको, वो ज्ञात करना है 9x² + 4y², इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का वर्ग करने वाले हैं, मतलब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ फार्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x + 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x² + 4y² और 2ab, तो 6 और 2 12 xy और इक्वल टू हो जाएगा 144। अब देखिए हमें सिर्फ इतने का मान निकालने का बोला उसने, तो 9x² + 4y² = ऐसा कैसा, ये हो जाएगा 144 - 12xy। अब देखिए xy का मान उसने 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 144 - 12, 65 × 72। तो 144 में से 72 अपन जब घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 72, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB के केंद्र O के अधिक निकट है तो आपको बताना है कि क्या है। तो इसमें आपको इस टाइप से ऑप्शन दिए उसने, AB < CD, AB < CD, AB > CD, इस टाइप से आपको ये ऑप्शन देगा। तो देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त है आपका, और ये आपका केंद्र है और तो ये बोल रहा है कि ये जो AB रेखा है ये केंद्र के नजदीक है और CD इससे दूर है। तो क्वेश्चन में किस प्रकार बोला गया कि यदि AB और CD, यदि CD की तुलना में AB वृत्त के केंद्र के निकट है तो क्या है, ये बताना है आपको। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जीवा का मतलब क्या होगा कि केंद्र को छोड़कर जो रेखा वृत्त को काटती है उसको हम जीवा बोलते हैं, है ना। और पर ये त्रिज्या आपकी अलग हो जाती है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। तो ये जो केंद्र को छोड़कर वृत्त को जो रेखा काटती है उसको हम जीवा कहते हैं। तो मैं एक बार यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ जीवा की, यदि आपको समझना है तो। देखो क्या हो जाएगा आपका, वह रेखा जो वृत्त को केंद्र से छोड़कर कहीं से भी काटे तो उस रेखा को जीवा कहते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक वृत्त में यदि CD की तुलना में AB वृत्त के केंद्र के निकट है तो क्या होगा। तो आप मुझे बताओ बड़ी कौन दिख रही है, AB दिख रही है और CD छोटी दिख रही है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, AB > CD, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है
प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन सेंटीमीटर में दिया है और कौन मीटर में दिया है। तो आप देखिए त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दी है और बाकी आपको सबको मीटर में दी, ऊंचाई मीटर में दी है। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए कंप्लीट सभी को, या फिर मीटर में। तो देखिए हम 28 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए उसने क्या बोला है, बेलनाकार स्तंभ है। अब बेलन की बात हो, बेलनाकार स्तंभ की बात हो रही है, मतलब एक बेलन की बात हो रही है। तो ये आपका जो है क्षेत्रमिति संबंधित क्वेश्चन है। 3 डायमेंशनल जो आयतन वगैरह जहां पढ़ते हैं आप, बेलन, शंकु, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ एक बेलन बना लेते हैं। इस टाइप से आपका जो है एक बेलन, इस टाइप से आपका एक ये मंदिर का स्तंभ है, एक बेलनाकार स्तंभ है। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, और यहां से यहां तक इसकी होती है त्रिज्या। तो देखिए ये हमें 4 मीटर दी है और ये दी है हमें 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला है कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, मतलब हमें उसकी लागत निकालनी पेंटिंग में कि उसको पेंटिंग करने में कितनी लागत हो रही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेंटिंग होगी कहाँ का। देखिए ये हिस्सा तो जमीन पर टिक जाएगा, तो यहाँ तो पेंटिंग नहीं होगी, मतलब ये वाला एरिया जो है आपका, ये इसमें पेंटिंग नहीं होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंटिंग नहीं होगी। और ये वाला हिस्सा भी ऊपर चला जाएगा तो इस पे भी पेंटिंग नहीं होगी, पेंटिंग नहीं होगी। अब बचा ये वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्से पे क्या होगी, आपकी पेंटिंग होगी। तो हमें इसकी लागत बताना है कि इसमें कितने रुपए की पेंटिंग लगी, ये आपको बताना है। और इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखिए हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr/h। अब देखिए 2 तो एज इट इज, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हो गया 28, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आपकी ऊंचाई है 4 और आपको 25 बेलनाकार स्तंभ दिए हैं और उनकी जो लागत है उसने ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रखा है कि 8 रुपए प्रति किलो होती है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसकी जो पेंटिंग में लागत होती है। बस अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इससे इसको काटा, 25 चौक 100 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ ध्यान से, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 64 गुणित 22। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1408 रुपए जो है आपको प्राप्त होंगे इसकी लागत में। अर्थात पेंटिंग की लागत में जो रुपए लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1408 रुपए, ये इतने भाग को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी आयु निम्न है। ये आपको बताना है। आयु संबंधित क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपन मान लेते हैं कि मैं की आयु मैंने मान ली है x। तो ये बोला है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद मतलब क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। 3 गुनी थी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो 4 वर्ष पूर्व की x - 4 हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, x - 4 से ये जो आयु है ये 3 गुनी हो जाएगी। कब, ये हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी आयु बताना है आपको। तो देखिए ये 12 वर्ष पूर्व बाद की आयु है और 12 ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है। और ये बोला है कि 12 वर्ष के बाद की आयु ये आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बस सिंपल इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 12 और ये हो जाएगा x + 12। इस x को उठा के इधर ले जाएंगे, 3x - x मतलब 2x हो जाएगा और ये 12 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 24। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। अर्थात मैं की आयु कितनी हो जाएगी, निम्न जो उसने पूछा है कि मेरी आयु वो हो जाएगी
12 वर्ष। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बहुपदी है, ये आपको बताना है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बहुपदी समीकरण के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको बहुपद की डेफिनेशन बता देता हूँ कि बहुपद हम किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका बहुपद की डेफिनेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए, बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है। तो चर क्या हो गई आपकी, चर में ए बी एक्स वाई ये आते हैं। और अचर राशि क्या हो जाएगी आपकी, अचर राशि हो जाएगी जैसे 1 2 3 डैश डैश इस टाइप से, है ना, प्लस माइनस गुणा भाग। अब बहुपदी समीकरण किस टाइप से बनता है, उसने क्या बोला कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखिए, अभी 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा दिखाई दे रहा है, 3x4 प्लस 5x प्लस 8, जो पूर्ण इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो इस टाइप की इक्वेशन जो बहुपदी इक्वेशन कहलाती है, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी आप देखिए, सब कोई बटे में दिया है, कोई की घात इनवर्स में दी है, तो ये आप बहुपदी समीकरण नहीं हो सकता। अर्थात उसकी घात हमेशा जो चर है, जैसे यहाँ चर क्या है, x है, इसकी घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए, इसमें पूर्ण संख्या बाकी में नहीं, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, और उसने लगाया डैश डैश है जिसमें 1100 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, इसके पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं। आपको जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है आपको 11, उसको ऑप्शन से करेंगे हम। दूसरा दिया है आपको 5, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 2, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको 10। अब देखिए, आपको यहाँ करना क्या है, 1100, इस संख्या में हम 1100 का गुणा करेंगे तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रही है, तो ये हो जाएगा 2100। हाँ, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है किसका, 110 का पूर्ण वर्ग है। और देख लेते हैं कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो 1100 में हम किसका 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 5 5500, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तीसरा देख लीजिए, 1100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2200, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन आप देखिए, 1100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000, जो कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 11। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, और उसमें डैश डैश लिखा था जिसमें 1100 का गुणा किया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या 11 है कि हम जब 1100 में इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और वो पूर्ण वर्ग किसका बनेगी, जो वो है 110 का। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 11 होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 1, 2, 3 डैश डैश 25 में से संख्याओं के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। और आपको एक बात बता देते हैं हम, 2016 के जो पेपर हुए थे और 2017 के, प्रत्येक पेपर में कहीं न कहीं प्रायिकता से एक क्वेश्चन जरूर आया था। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, क्या बोला, 1 से लेके 25 तक की अभाज्य संख्या। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। और हम ये 1 से लेके 25 तक की अभाज्य संख्या पहले नोट कर लेते हैं। तो कुल संख्या तो कितनी है, अब जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है,
घटने वाली घटना बटे कुल घटना। अब देखो घटने वाली घटना क्या हो जाएगी, सबसे छोटी प्रायिकता 2 है तो 25 तक जाना है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। देखो अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो स्वयं से कटती है, स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से नहीं कटती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 हो गई। तो घटने वाली घटना कितनी हो गई, 9, और कुल घटना कितनी थी, 25 थी। और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3087 मतलब 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन बन जाए। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्ण घन का बोल सकता है, पूर्ण वर्ग का बोल सकता है आपको, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो घन का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 जोड़े बनते हो। जैसे सपोज दैट 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, मुझे 7 का क्यूब चाहिए, मतलब घन चाहिए, तो मैं 7 को 3 बार लिखूंगा, 7 गुणित 7 गुणित 7, तो मुझे कितना मिलेगा, 343। तो घन का मतलब क्यूब हो गया, मतलब 3 टाइम्स लिखेंगे, और वर्ग का मतलब 2 बार। अब जैसे मुझे 7 का वर्ग चाहिए, तो 7 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 7 गुणित 7 मतलब 49। तो उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, घन हो, पूर्ण घन बनाना है हमें। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी संख्या पद्धति संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको उसने जो संख्या दी है 3087, बस कुछ नहीं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1029, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 343, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार, फिर 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ एक जोड़ा तो बन रहा है ना, लेकिन ये 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 गुणित 3, 2 का वर्ग अलग है। तो मैं यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 3 गुणित 3। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं इसमें किस चीज का भाग दूं ताकि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यदि मैं 9 हटा दूं यहाँ से, मतलब इसमें मैं 9 का भाग दे दूं, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। मतलब 3 टाइम 7 गुणित जो कि कितना 343, जो कि 7 का घन होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 9। कि यदि मैं इसमें 9 का भाग दे दूं इस संख्या में, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो 9 होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया। उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना लाभ होगा, ये आपको ये बोलना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या करा, 5,000 रुपये ऋण लिए, कितने परसेंट पे, 10% पे, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आप दर इंटू उसका नॉर्मल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मतलब इसका ब्याज निकालेंगे। तो एस आई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो RT मतलब R 10 है, और इसकी जो T है वो 2 है, और R कितनी है 10, तो कितना 20% हो गया। तो 5,000 का 20%, 5,000 का 20% आप निकाल लीजिए, तो इसका SI मिल जाएगा आपको। अब 5,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 1,000 रुपये। और उसने ऋण कितना लिया था, मतलब P कितना लिया था, 5,000 रुपये। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया इसका, टोटल मिश्रधन हो गया इसका 6,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए उसने क्या करा कि 15% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज से किसी अन्य व्यक्ति को ये पैसा दे दिया। तो देखिए 5,000 रुपये है ना, ये टोटल मिश्रधन मतलब इसका ब्याज मिलकर 6,000 रुपये बने। तो ये क्या हो गया आपका, 6,000 रुपये अमाउंट हो गया है, ध्यान रखना। अब देखिए आपको वो बोल रहा है कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए दे दिया। तो इसका जो अमाउंट अपन निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला मैं अमाउंट का डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देता हूँ। 5,000 रुपये आपका ये है, और 15% पर दे रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 15% को 100 से बढ़ा के लिखेंगे तो 115% मतलब 115/100, और ये हो जाएगा 115/100। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, है ना। और इसके बाद
एक शून्य से ये शून्य कट गया, 5 दूना 10। तो आपके पास यहाँ आएगा, जब 115 गुणित 115 आप करेंगे तो 13, 22, 5 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 2। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 6612.5। अब देखिए पहला अमाउंट कितना था आपका, जो साधारण ब्याज पे दिया को इसको प्राप्त हुआ था वो 6000 था, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% देने के बाद इसको जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है 6612.5। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, इसमें डिफरेंस हो गया 612.5 का, और यही उसको लाभ हुआ। यही आपसे वो पूछना चाह रहा था कि 2 साल बाद जब वो चक्रवृद्धि ब्याज पर इसी अमाउंट को इस अमाउंट को देगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो साधारण ब्याज वाला और चक्रवृद्धि ब्याज वाला अमाउंट जो उसको हमने डिफरेंस निकाल लिया तो हमें 612.5 मिला, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरे सारे क्वेश्चन और ट्रिक बहुत अच्छे से लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तो कोण ए बी ओ बराबर आपको दिया है 100 डिग्री तथा कोण दिया है ओ सी डी बराबर 110 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ सी आपको ज्ञात करना है, और एक डायग्राम दिया है आपको। तो आपको देखिए, मैं एक बार फिर से यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। आपको डायग्राम कुछ इस टाइप से दिया है, और ये कुछ इस टाइप से दिया है। अब देखिए हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है और ये डी है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में बोला है कि ए बी समांतर सी डी, तो देखिए ये इसके समांतर है, तो ये डायग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसने क्या बोला है, आपको दिया है कोण ए बी ओ बराबर दिया है 100 डिग्री। तो ए बी ओ, तो जो बीच वाला रहता है ना वो उसका एंगल रहता है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। फिर दूसरा कोण दिया है आपको ओ सी डी बराबर दिया है आपको 110 डिग्री, और ज्ञात करना है बी ओ सी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो ओ सी डी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया आपको 110 डिग्री दिया है, और ज्ञात करना है बी ओ सी, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं संगत कोण में यहां हम इस रेखा को यदि आगे ऐसा बढ़ा देते हैं तो संगत कोण में ये कोण और ये कोण आपस बराबर होते हैं। तो जब ये 100 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए यहां से यहां तक आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए ऐसा, तो आप बताओ 180 डिग्री में मेरे पास यहां तक 100 है तो बचा कितना 80। तो आपको ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा 100 बराबर, मतलब बी ओ सी बराबर कितना मिल जाएगा आपको 80 डिग्री। और ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख में कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशन यदि पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपका 19/8/2017 की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे वाली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, जय हिंद।